नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में। मैं आज आप लोगों को थोड़ा जटिल मैटर को पढ़ाने वाला हूँ, जटिल कंटेंट को पढ़ाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा सरल शब्दों में बताऊँ। इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो एकदम डीपली घुस के पढ़ो। लेकिन अगर आप वन टाइम अटेम्प्ट एग्ज़ाम लाइक रेलवे, पीएससी, व्यापम इत्यादि चीज़ों को तैयारी कर रहे हो तो काम की चीज़ को पढ़ो, पकड़ो, दिमाग में रखो, बाकी चीज़ों को क्या करो डेब्रिस बॉक्स में डाल दो या डस्टबिन में फेंक दो। ठीक? स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीके से सोचो और स्मार्ट तरीके से कहो। कंटेंट्स को स्टोर कैसे रखना है माइंड में, ये तरीकों पे डिपेंड करता है। मैं क्या बोला, बायोलॉजी एक ऐसा चीज़ है जिस पे भले ही मैं डीप घुस रहा हूँ बिकॉज इसलिए ताकि वो क्वेश्चन अगर आ जाए तो तुमसे ना छूटे। लेकिन तुमको एक फंडा बता रहा हूँ, बायोलॉजी अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तब एकदम डिटेल घुसो। अगर स्टेट पीएससी की, व्यापम की, रेलवे की, बैंक की, एसएससी की तैयारी कर रहे हो मतलब वन टाइम एग्जाम की, तो उन क्वेश्चनों को पूछो जो कन्वेंशनल पैटर्न में परंपरागत तरीके से पूछा जा रहा है और ज़्यादा घुस के समय बर्बाद ना करो। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है। टीचर भर्ती में ज़्यादा आता है 10 क्वेश्चन, इसीलिए उतना ही पढ़ो जितना इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट लाइन को मैं स्टार मार्क करके बता दूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के बारे में, या थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और आज अनुवांशिकी जब पढ़ेंगे तो आज मैं आपको मेंडल के बारे में बताऊंगा, मेंडल के नियम को बताऊंगा। ठीक है, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम। समझो बेटा, अनुवांशिकी क्या होता है। अनुवांशिकी या जेनेटिक्स जो होता है एक ऐसा लक्षण है बेटा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, हस्तांतरित होता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरे पिताजी के मैथमेटिक्स अच्छे थे, वो अपने टाइम के पॉलिटेक्निक सेलेक्टेड थे। हालांकि मेरे पापा आज भी किसान पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, लेकिन उनकी मैथ्स अच्छी थी। तो ये चीज़ ऐसा उदाहरण के रूप में लेना, ये चीज़ ऐसा देखने को हो सकता है मिला होगा कि मुझे गणित उनसे ही मिला होगा, इसीलिए मेरे गणित गणित जो है ठीक ठाक बन जाते हैं। सामान्य गणित से भी अच्छा गणित मैं बना लेता हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। तो ये क्या है, हो सकता है जेनेटिक कैरेक्टर हो। दूसरा एग्जाम्पल, हो सकता है कि मेरे पिताजी या मेरी माताजी का कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा लक्षण, जैसे कलर को पहचानने की क्षमता, दूर से देखने के बाद, दूर से देख के ही मम्मी बता देती है, मान लो सब एग्जाम्पल है ना, कोई ओरिजिनल समझ जोड़ना कि ये कलर है, दूर से 2 किलोमीटर से भी देख के बता देती है। तो हो सकता है कि मेरा विजिबिलिटी जो है या आइडेंटिफिकेशन पावर जो है कलर को आइडेंटिफाई करने का, वो मुझे माता से मिला हो। कहने का मतलब ये होता है जेनेटिक कैरेक्टर जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो माता पिता के संकरण से या माता पिता के मिलन के पश्चात बच्चों में जो आते हैं वो जेनेटिक्स कैरेक्टर कहलाते हैं या फिर अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आज अनुवांशिकी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। देखिए, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, संचरित होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, अनुवांशिकी या अनुवांशिक लक्षण या जेनेटिक कैरेक्टर कहलाते हैं। पहला चीज, सर्वप्रथम इसकी जानकारी ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक जो थे, कौन, ग्रेगर जोहान मेंडल। याद रखना, कई जगह इसका नाम ग्रेगर जान मेंडल है, जान नहीं है भैया, वो जोहान है। ठीक है, जान मत करना जान अजय देवगन को दे देना, ठीक है मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में मेरा दिल, अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसान, जान मेरी वो जान बोलते हैं ना, तो वो जान अलग है, ये जोहान है। जोहन चाचा को याद कर लेना, ठीक है। तो देखिए, वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, अनुवांशिक लक्षण। सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसने दी, तो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक जो थे ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी। इसीलिए ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि फादर ऑफ जेनेटिक किसको कहा जाता है, बता देना ग्रेगर जोहान मेंडल। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछेगा व्यापम रेलवे में और पीएससी और टीचर भर्ती, ये सब चीज़ों में व्यापम पूछेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण के खोजकर्ता कौन थे, ऑस्ट्रियन निवासी जोहान मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक कैरेक्टर किसे कहते हैं, तो वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। ठीक, थोड़ा आज मेरा तबीयत खराब है, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो एक चीज़ तो हमने समझ लिया कि ये जो था जोहान मेंडल, वो जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, अर्थात किसी चीज़ में ये क्या किया होगा, शोध किया होगा, किसी चीज़ पे काम किया होगा। तो इसने
जेनेटिक कैरेक्टर का अध्ययन करने के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। किसका? मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अब पेपर कैसे बनेगा कि ग्रेगर जोहान मंडल ने आनुवंशिक लक्षण को आइडेंटिफाई करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया? आपको क्या लेना है? मटर के पौधे का। ठीक, एक बात याद रखना, ग्रेगर जोहान मंडल ने सर्वप्रथम जानकारी दी किसकी? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले लक्षण का। लेकिन एक बात याद रखना, जेनेटिक्स शब्द विलियम वॉटसन ने दिया था। किसने दिया? विलियम वॉटसन साहब ने जेनेटिक शब्द दिया था। जबकि जीन शब्द, JENE, जीन शब्द जो है विलहेलम जोहानसन ने दिया था। किसने? विलहेलम जोहानसन ने दिया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी को, ठीक है, फिर 2 जोड़ी विपरीत गुण के वंशानुगति का क्या किया? अध्ययन किया। ग्रेगर जोहान मेंडल थे, उसने पहले एक पेयर, उसके बाद 2 पेयर, 2 अलग जोड़ी, पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों के, अलग अलग गुणों के क्या किया? वंशागति का अध्ययन किया। और इसी को जब वो एक पेयर में, कहना चाहिए एक्सपेरिमेंट किया, तो एक संकरीय लक्षण कहलाया। जब दूसरे 2 जोड़ों में, 2 अलग अलग जोड़ों में क्या किया? जब इसको एक्सपेरिमेंट किया तो द्विसंकरणीय क्रॉस इसी को कहा गया। अब देखना, एक संकरणीय क्रॉस क्या होता है? क्रॉस मतलब 2 अलग जाति का आपस में मिलान करना या उनके लक्षणों को आपस में मिला करके एक नई जाति का सृजन करना। जैसे कि माता पिता के मिलन के पश्चात एक न्यू बॉर्न बेबी का सृजन होता है और उसमें लक्षण का हस्तांतरण होता है। ठीक उसी तरह से मटर के पौधे को प्रयोग करने के बाद में उसने क्या किया? एक संकरणीय क्रॉस कराया, एक संकरण कराया, अर्थात एक जोड़े के बीच में। अब देखिए इसको कैसे समझना है, खाली समझा रहा हूँ, इससे प्रश्न नहीं आता। प्रश्न यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, बट समझ लो। देखो, कैपिटल टी और कैपिटल टी, जो टी शब्द है उसको इन्होंने कैपिटल टी को लंबा पौधा माना, लंबे पौधे को उठाया एक तरफ उठाया, किसको? कम हाइट के बौने पौधे को, जिसको वो स्मॉल टी में, छोटे टी में क्या किया? नोटेशन दे रहा है। यहाँ पे क्रॉस का साइन है, अर्थात इन दोनों के बीच में क्या है? संकर कराया जा रहा है, दोनों को मिलाया जा रहा है, दोनों को आपस में ऐड किया जा रहा है, और दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन सिस्टम को, या कहना चाहिए कि जनन तंत्र का जो, कहना चाहिए कि जो प्रोसेस है उसको कराया जा रहा है। कैपिटल टी, डबल टी, स्मॉल डबल टी, ये लंबा पौधा है इसीलिए टी, स्मॉल पौधा है इसीलिए कहना चाहिए बौना पौधा के स्मॉल टी। ठीक है, जब इन दोनों का जनन कराया गया, संकरण कराया गया, तो इन दोनों में दोनों के लक्षण देखने को मिले। कैपिटल टी एक तरफ दिख रहा होगा और स्मॉल टी एक तरफ दिख रहा हो, इसको F1 स्टेज पौधे कहा गया। जब दोनों को मिला करके दोनों के लक्षण अगर होंगे तो वो F1 स्टेज का पौधा कहलाया। अब आगे क्या हुआ बेटा? कैपिटल टी और स्मॉल टी से आगे इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लक्षण का। कैसे? देखिए, मान लो अगर दोनों को संकरण कराने के बाद भी अगर टीटी आ गया, कैपिटल टी 2 टीटी आ गया, अर्थात टोटल टीटी आया, अर्थात लंबा पौधा का लक्षण आया, तो ये शुद्ध लंबा होगा। पूरी तरीके से कहना चाहिए कि 25% इसमें लक्षण इसका आएगा और ये शुद्ध लंबा पौधा होगा जब टीटी हमको प्राप्त होगा। जब स्मॉल टी प्राप्त होगा, अर्थात दोनों के 25%, कहना चाहिए कि 25% लक्षण यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन दोनों टी होंगे, अर्थात ये शुद्ध बौना पौधा होगा। और जब इन दोनों के एक बड़ा टी और एक छोटा टी, अर्थात ये F1 स्टेज अगर प्राप्त होगा, तो ये 50% लक्षण, अर्थात 25 इसके परसेंटेज मिल करके संकरित पौधे या क्रॉस्ड पोजीशन के हाइब्रिड पौधे हमको देखने को मिलेंगे। अर्थात बड़ा टी होगा शुद्ध लंबा पौधा, छोटा टी होगा शुद्ध छोटा पौधा या शुद्ध बौना पौधा। इसको F2 स्टेज कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज F1, सेकंड जो है F2। यहाँ पे स्टेज या पीढ़ी आप कह सकते हो, पीढ़ी नाम दिया, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को F1 पौधे पे,
ठीक है, F1 पीढ़ी या F1 पौधे, दूसरे में F2 पीढ़ी या F2 पौधे में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। मतलब दूसरी पीढ़ी में जब इनसे ये बनेगा, तो बस इतना समझ लो और कुछ नहीं है ये। अब तुमको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है लेकिन जान लो, बस इतना पूछ लो मेंडलीफ ने किस पे किया, किसने जेनेटिक शब्द दिया तो वाटसन ने दिया, जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन ने दिया, बस खत्म बात। ये पूछ देता है कि मेंडल का जो संकरणी प्रोसेस था वो क्या था, तो एक संकरणी क्रॉस और द्विसंकरणी क्रॉस। अब देखिए द्विसंकरणी क्रॉस, जिसमें क्या हुआ, दो जोड़े विपरीत गुणों को मिला करके क्रॉस कराया गया। इसमें क्या हुआ बेटा, दो जोड़ा, एक जोड़ा में दो आदमी, दो जोड़ा में चार आदमी होता है ना, उसी तरीके से दो जोड़े में चार अलग पौधे होंगे, चार अलग इसमें कलर देखने को मिलेंगे। कैसे, इधर देखो, द्विसंकरणी क्रॉस में क्या हुआ, गोल व पीले बीज से उत्पन्न जो पौधा, मान लो गोल है RR, पीला है YY उदाहरण के लिए, तो इन दोनों पौधे से जो भी उत्पन्न हो रहा है, जो भी हमको चीज प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं तो RR YY प्राप्त हो रहा है। तो गोल व पौधे बीज से निकला हुआ बीज और हरे व झुर्रीदार पौधे से या हरे व झुर्रीदार बीज से निकला हुआ पौधा, ठीक है, इन दोनों से, तो हरा को किससे नोटेशन दे रहा है, तो स्मॉल r से, स्मॉल डबल r से, झुर्रीदार बीज को स्मॉल डबल y से, समझाने के लिए समझ लो। गोल पौधा को डबल R RR, पीले को YY, और दोनों को मिला दिए, दोनों से मिला हुआ तो RR YY। उसी तरह से हरा व झुर्रीदार बीज को RR YY, हरा के लिए छोटे r दो बार, झुर्रीदार के लिए छोटा y दो बार, और दोनों मिला दिए तो RR YY। तो इन दोनों से जो लक्षण से जो पौधा निकल रहे हैं ना बेटा, उसी से क्रॉस कराएंगे। इससे जो भी पौधा प्राप्त होगा, इससे जो भी पौधा प्राप्त होगा, अब इसको आपस में क्रॉस कराएंगे। कैसे, इसमें देखो, तो इसको जब क्रॉस कराएंगे, दोनों को आपस में मिलान करेंगे एक नया पौधा बनाने के लिए, तो क्या होगा, दोनों से जो निकले पौधे से एक अलग पौधा बना रहे हैं हम। इसमें क्या होगा, इसमें गोल व पीला बीज प्रभावी होता है। तो प्रश्न कैसा पूछता है मालूम है, कि आनुवांशिकी में क्रेगर जोहान मेंडल के द्विसंकरणी क्रॉस में, प्रश्न को समझो, आनुवांशिकी में ग्रेगर जोहान मंडल के द्विसंकरणीय क्रॉस में क्या बीज प्रभावी होता है, तो आपको यहीं पे बताना है, इसमें गोल व पीला बीज प्रभावी होता है। ठीक है, गोल व पीला बीज अर्थात यहाँ पे RR और YY प्रभावी होता है। गोल व पीला बीज को यहाँ पे समझाने के लिए डबल R डबल Y कैपिटल में लिया गया है। अब देखिए, गोल व पीला बीज के लिए डबल R डबल Y, झुर्रीदार व हरा बीज को डबल R डबल Y, लेकिन स्मॉल में। दोनों में जब हम संकरण कराएंगे ना, तो क्या होगा, एक R यहाँ से लिया, एक Y यहाँ से लिया, क्योंकि जो नया पौधा बना, ठीक है, समझना बात को, दोनों के लक्षण देखने को मिला। झुर्रीदार पौधे और झुर्रीदार पौधा में हमने क्या किया, तो एक स्मॉल R यहाँ से लिया, एक स्मॉल Y यहाँ से लिया, दोनों को जब संकरण कराया तो RR सामने आ गया, RR के लक्षण सामने आ गए, YY प्रजाति का लक्षण सामने आ गया। ठीक है, मतलब दोनों आपस में मिल हो गए, अलग हो गए, सेपरेट हो गए। जो पहले देखो RY थे, वो RY क्या हुआ, अलग हो करके RR के साथ जाके चिपक गया, और यहाँ पे जो RY था वो क्या किया, YY जो था Y अलग हो गया, Y अलग हो गया, अर्थात समान लक्षण जो है अपनी कैटेगरी को पहचान करके उससे चिपक गया। ठीक, बस इतना समझ लेना कि इस संकरण में गोल व पीला बीज प्रभावी होता है, और कहना चाहिए कि ये द्विसंकरण क्रॉस में हरा और झुर्रीदार बीज से उत्पन्न तथा गोल व बीज पौधे से उत्पन्न दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है। ये बताने की जरूरत नहीं था, बट मैं जानबूझ के बता दिया, तुमको बस मेन मत याद रखना है। जितना जरूरत उतना पढ़ो बेटा, PhD मत करो, बस दिमाग में सुन लो जरूर, परेशान मत होना, क्योंकि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब अथाह सागर है, हमको उलझना नहीं है, सुलझना है। ठीक है, अब मेंडल का एक नियम बताऊंगा जिसे क्वेश्चन पूछा गया है, मेंडल के उस लॉ को समझना, उस बेसिक लॉ को समझना। एक है प्रभाविकता का नियम, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। प्रभाविकता का नियम किसका, मेंडल साहब का। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझो बात को। एक जो, अब मैं आपको यहाँ पे मेंडल का नियम बताऊंगा। मेंडल के नियम में समझना, मेंडल के 3 नियम हैं। कितने नियम, 3 नियम, प्रभाविकता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपयोग के नियम।
तो प्रभाविकता के नियम को पहले आपको बताऊंगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है इसको समझिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है, मेंडल साहब कहते हैं एक जोड़ा, मान लो वह जोड़ा दो अलग व्यक्ति या दो अलग जीवों के बीच की बात कर रहा है। समझिए बात को, एक जोड़ा मान लो ए प्लस बी, दोनों जब कहना है दोनों के बीच में क्या होता है, क्रॉस होता है। ठीक है, एक जोड़ा ए और बी विपर्यायी गुणों वाले होते हैं। विपर्यायी का मतलब होता है विपरीत गुण वाले या अपोजिट कैरेक्टर वाले। जब इन जोड़ों के बीच में क्या होता है, जो कहना चाहिए माता या पिता का भूमिका यहाँ पे निभाते हैं, जो शुद्ध माता या पिता के भूमिका निभाते हैं, अर्थात इन दोनों के बीच में विपरीत गुणों के साथ में शुद्ध माता या पिता, अर्थात एक के अपने गुण हैं दूसरे के अपने गुण हैं। जब दोनों के मध्य में क्या होता है, संकरण होता है या क्रॉस होता है। जब क्रॉस होता है तो इसमें ना कुछ तथ्य दिया मेंडल साहब ने। पहली बात उन्होंने कहा कि जब इन दोनों के बीच में विपर्यायी गुणों वाले माता पिता के बीच में क्रॉस होगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए क्रॉस होगा, तो क्या होगा, प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं। तो मान लीजिए इस समय पे जो एक्टिव कैरेक्टर है बच्चे का या आने वाले भूमिका, जो भी कहना चाहिए कि आने वाला जंतु है या जो भी बच्चा है या बेबी है, उसमें क्या होता है, उनकी पहली पीढ़ी में प्रभावी जो गुण होता है, जो इफेक्टिव कैरेक्टर है वो प्रकट होता है, अर्थात मेन कैरेक्टर उनके सामने आते हैं। जैसे कि दो अलग लक्षण के द्वारा या तो माता का प्रभावी गुण देखने को मिलेगा या पिता का प्रभावी गुण देखने को मिलेगा। हो सकता है बच्चा जो है अच्छा बोलना जानता हो सकता है बच्चा अच्छी तरीके से दौड़ना जानता हो सकता है बच्चा अच्छी तरीके से लिखने जानता हो। लेकिन एक बात मेंडल साहब ने फिर कहा कि ये तो दिखेंगे पहली पीढ़ी में। अब उस समय प्रभावी गुण जब दिख रहे हैं तो अप्रभावी जो गुण होता है वो हाइड हो जाता है, अर्थात छिप जाता है। किसमें, पहले जनरेशन के बच्चों में। लेकिन जब पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई दे, समझना बात को, तो आपको ये जानना होगा कि एक जोड़ी के बीच में विपर्यायी गुण के मिलने के बाद, अलग अलग गुणों के मिलने के बाद प्रभावी गुण हमको देखने को मिले और अप्रभावी गुण क्या है, छिप गए। परंतु अप्रभावी गुण चुपचाप छिपे तो रहते हैं, लेकिन अप्रभावी गुण जो है उपस्थित होते हैं। पहली पीढ़ी में भी उपस्थित होते हैं लेकिन छिप के बैठे रहते हैं। ये क्या होता है, जब दूसरी पीढ़ी आती है, माता और पिता के मिलने के पश्चात मान लो बेटा बना एक पीढ़ी, उनसे जब दूसरी पीढ़ी आई तब दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, दूसरी पीढ़ी में आपको यह जो गुण है अप्रभावी गुण वो देखने को मिलेगा, अर्थात आपके अप्रभावी गुण जो है यहाँ पे देखने को मिला और उनके लक्षण जो है वो दूसरी पीढ़ी में देखने को मिल रहा है। तो मेंडल साहब जो प्रभाविकता का नियम है उसी के बारे में कहते हैं कि जब माता पिता शुद्ध माता पिता, अर्थात एक के लक्षण अलग हो और एक के लक्षण अलग हो, इन दोनों के बीच में क्या होता है, जब संकरण होता है या लैंगिक कहना चाहिए कि रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, तो इन दोनों के संकरण से जो बच्चा उत्पन्न होता है उसमें प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण देखने को मिलते हैं, प्रकट होते हैं। अप्रभावी गुण छिप जाते हैं, परंतु अप्रभावी गुण उपस्थित होते हैं, हटते नहीं हैं, भले छिपे रहते हैं और वो अपना रंगत दिखाते हैं। किसमें, तो वो अपना रंगत दिखाते हैं दूसरी पीढ़ी का जब संकरण होकर बच्चा होता है तो दूसरी पीढ़ी में फिर अप्रभावी गुण प्रमुख गुण बनकर के सामने आता है। जो पहली पीढ़ी के बच्चे में छुप के बैठा था वो दूसरी पीढ़ी के बच्चों में अब क्या होगा, प्रमुख गुण बन के अप्रभावी गुण जो है देखने को मिलता है। तो ये हुए आपका प्रभाविकता का नियम। अब आगे हम लोग देखेंगे दूसरे नियम को। बताऊंगा, उतना पढ़ना नहीं तो, बायोलॉजी बहुत भयानक सब्जेक्ट है, बता दे रहा हूँ मैं। नीट का कंटेंट है ये, इतना जो डिटेल पढ़ा रहा हूँ नीट का, इसीलिए जो बता रहा हूँ उसको आप यहाँ पे इस जगह को समझना। इसमें क्या होता है, पृथक्करण के नियम में इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण के नियम में क्या होता है, जो जोड़ा होता है, जो प्योरिटी होती है वो आपस में जाके चिपक जाता है।
जैसे यहाँ पे देखो जोड़ा जो है आर आर वाई वाई चिपक गया, वैसे ही जो युग्म है, तो युग्म मतलब पेयर, इसमें पेयरों की क्या होता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम, में पृथक पृथक हो जाते हैं और अपनी युग्म में जाकर के वापस में चिपक जाते हैं। इसमें जो कैरेक्टर होता है, जो लक्षण होता है, जो हाव भाव होता है, ठीक है, इसमें लक्षण जो है वो जीनों के जोड़ों के द्वारा कारक युग्म बनाते समय लक्षण जो है अलग हो जाते हैं, याद रखना। तो इसमें क्या बात आएगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा कि पृथक्करण के नियम में जो किसने दिया था, मेंडल साहब ने दिया था, उसमें क्या होता है, क्या विशेषता होती है। तो इसमें एक तो यह शुद्धता का नियम कहलाता है, अपनी कैटेगरी के व्यक्ति उसको समुदाय को या युग्म को चुन लेता है और उस पूरी तरह से शुद्धिकरण के द्वारा वो क्या होता है, केवल अपने सजातीय लक्षणों में जाकर के चिपक जाता है। तो सजातियों का कहना चाहिए कि शुद्धता का यहाँ पे गुण देखने को मिलता है, इसीलिए शुद्धता का नियम कहलाया। दूसरा, इसमें जो बीज का या पौधा का या जो लक्षण होता है, जो क्वालिटी होता है, वो उसके जीनों के जोड़ों के द्वारा, जो उसमें जो जीन्स पाए जाते हैं, जो जीन से क्या होता है, अनुवांशिकी होती है, जेनेटिक कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं दूसरे पीढ़ी में। तो इसमें जो लक्षण है वो जीनों के जो जोड़े होते हैं, मान लो हंसने का एक कला है, समझ लो हंसना एक कैरेक्टर है, तो क्या होगा, हमारे बच्चों में जो हंसने का लक्षण आएगा हमसे ही जाएगा। तो उसके हंसने के लिए जो जीन होते हैं, जिसे जेनेटिक्स जो ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारा जो लक्षण जा रहा है बेटा, तो उसमें वो लक्षण के लिए जीनों का जो पेयर होगा, जो जोड़ा बनेगा, तो जोड़ों के द्वारा कारक जो है या जो फैक्टर होता है, वो युग्म बनाते समय, जब वो युग्म क्यों बनाते हैं, कारक युग्म इसलिए बनाते हैं ताकि आपका लक्षण दूसरी पीढ़ी में जा सके। इसमें लक्षण जो है या जो गुण जो है वो जीनों के जोड़ों के द्वारा कारक युग्म बनाते समय लक्षण क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, पृथक हो जाता है। और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है, ठीक है। मान लो दो लोगों के बीच में संकरण जब हो रहा है और दोनों में सेम क्वालिटी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें किसी एक युग्मक में वो कारक ही जो है ना, मतलब सेट होगा, दोनों कैटेगरी में देखेगा, और इसमें क्या होगा, केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचेगा। युग्मक के द्वारा क्या होता है, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है। बस इतना आप जान लो, ये थोड़ा कठिन टर्मिनोलॉजी है, इसीलिए कहना चाहिए कि इसके डिटेल में मैं घुस नहीं रहा हूँ, इसको डिटेल घुसूंगा तो 2 क्लास बन जाएगा पृथक्करण के नियम में। बस आप इतना लिखो, पृथक्करण के नियम को युग्मकों का या जो युग्म या जोड़ों या जो युग्मक जो होते हैं, समझ लो, उसकी युग्मकों की शुद्धता का नियम इसको कहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें लक्षण जो है जीनों के, इसमें लक्षण जीनों के जोड़ों के द्वारा कारक युग्म बनाते समय लक्षण पृथक होते हैं। अर्थात लक्षण के पृथक्करण होने का जो कहना चाहिए कि चरण है, स्टेज है, वो पृथक्करण में देखने को मिलता है, इसीलिए पृथक्करण का नियम कहा जाता है। अब पीएससी कैसे पूछेगा कि जीनों के जोड़ों के द्वारा लक्षण का अलग होना किस नियम में आता है, तो आप पृथक्करण का नियम ले लेना, ठीक है। और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। विभिन्न कारक होते हैं, उसमें से सिर्फ एक कारक जो है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक युग्मक में पहुंचते हैं, और उसमें क्या होता है, जो नया जोड़ा बनता है या नया जो नवजात जो पौधा बनता है, उसमें एक ही लक्षण जो है अपने पेयर के देखने को मिलते हैं, ठीक है। बस 2 बातें आपको याद रखने हैं, ये नीट का सेगमेंट है, इसमें एकदम घुस के अपना माथा नहीं फोड़ना है, आगे बढ़ते जाना है हमको, ठीक है। इसमें युग्मकों की शुद्धता का नियम देखने को कहते हैं, तो पृथक्करण के नियम को क्या कहते हैं, तो शुद्धता का नियम कहते हैं। किसका, युग्मकों का शुद्धता का नियम इसे कहते हैं। दूसरा, इसमें लक्षण जो है पृथक हो जाते हैं। लक्षण पृथक किस में होते हैं, तो पृथक्करण के नियम में लक्षण पृथक होते हैं। बस, और कुछ मत दिमाग में दौड़ा, इसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, फिर अलग से मेरे को 2 क्लास लेना पड़ जाएगा पृथक्करण का नियम के लिए, और नीट के कॉन्सेप्ट में चला जाएगा। IIT JEE नीट में जो अपन पढ़ते हैं ना, उसमें चल देगा, फिर उसमें उतना नहीं जाना है हमको। बस इतना जान लो कि ये नियम जो है मेंडल का नियम था, क्योंकि पेपर पूछेगा इनमें से कौन कौन सा नियम मेंडल का नियम है। प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। बस ये 3 चीज़ दे देगा, एक और दे देगा जिसमें जो नहीं है उसको छांटना है, ऐसी आएगा, इसके अंदर नहीं घुसेगा। मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे अगर शुद्धता का नियम कौन सा है, तो पृथक्करण के नियम को युग्मकों का शुद्धता का नियम कहते हैं। आपके दिमाग में रहेगा तो आप बना लोगे, और इसमें लक्षण पृथक होते हैं, ये भी आपको पता रहे, इसीलिए मैंने ये 2 बातें यहाँ पे हाईलाइट किया। तीसरा अपन देखेंगे
स्वतंत्र अपयूहन का नियम, ये चीज को समझना थोड़ा सा, इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा। स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्या होता है? जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच, मान लो अलग अलग लक्षण के, अलग अलग व्यवहार के दो जोड़ी पौधों के बीच में, इसमें क्या हो रहा है? संकरण कराया जा रहा है। संकरण मतलब कहना चाहिए कि क्रिया कराया जा रहा है, या रिप्रोडक्शन करा रहा है, या जनन का कार्य कराया जा रहा है। तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। तो वो क्या होगा? जो दोनों लक्षण हैं, दो जोड़ा, मतलब दो इधर, चार हो गया। दोनों से जो निकला उससे क्या होगा? उन दोनों के बीच में, दो जोड़ों के बीच में संकरण कराया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? दोनों लक्षणों का पृथक्करण जो है स्वतंत्र रूप से होगा। मतलब वो अगली पीढ़ी में वो क्या होगा? उनके लक्षण जो है स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाएंगे। ठीक है, जो प्रभावी रहेगा वही उसमें ट्रांसफर आगे बढ़ेगा। आगे देखते हैं, एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। बस ये बात याद रखना। इस स्वतंत्र अपयूहन का अर्थ ये है, सभी इंडिपेंडेंस हो करके वो बहते हैं अपने आने वाली पीढ़ी में अपने लक्षणों को लेकर के। ठीक है, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। कोई किसी को बाधा नहीं देता, कोई किसी को नहीं रोकता, जाने देते हैं अपने लक्षणों को। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण को या दूसरे लक्षण की वंशानुगति को प्रभावित नहीं करती, अर्थात एक लक्षण की वंशानुगति आराम से हो जाती है। और ऐसे करके ही कहना चाहिए कि धीरे धीरे जब जनरेशन आगे बढ़ता जाता है तो एक लक्षण का वंशानुगति अभी होगा, फिर बाद में दूसरे लक्षण का वंशानुगति या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बाद में होगा। ऐसे चलते रहता है ये प्रोसेस। इसीलिए स्वतंत्र शब्द है, इंडिपेंडेंस है, सब स्वतंत्र हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कुछ नोट्स आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता है जेनेटिक्स से। क्या? जैसे डब्ल्यू वाटसन का पूरा नाम है विलियम वाटसन। उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द को क्या किया था? दिया था, खोज किया था। तो डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था, या जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन ही आएगा। अब मैं तुमको ये टोटल ताना बाना के बाद में जो काम की चीज़ है वो बता रहा हूँ। क्या प्रश्न आएगा जेनेटिक्स से? ये 4 से 5 सेंटेंस यहाँ पे मैं लिखा हूँ। एक तो मटर में किया वो आएगा, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक है, मटर पौधे पर किया। तो वाटसन ने, डब्ल्यू वाटसन ने या विलियम वाटसन ने 1905 में, कब, एक वर्ष को पूछेगा या नाम पूछेगा, या जेनेटिक नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया वो पूछेगा। एक क्वेश्चन, मतलब इस लाइन में 3 क्वेश्चन बना, ठीक है। दूसरा, जोहानसन ने 1909 में, कब, 1909 में सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया। कौन से शब्द का? जीन शब्द का। तो यहाँ पे देखो 3 नाम, फिर 3 क्वेश्चन यहाँ बन गया। किसने किया? जोहानसन ने। कब किया? 1909 में। सर्वप्रथम किस शब्द का? तो जीन शब्द का। 3 चीज। अब मैं आपको बताऊंगा फिनोटाइप्स के बारे में। फिनोटाइप्स क्या होते हैं? फिनोटाइप्स वह जीव के लक्षण होते हैं, ठीक है, उस जंतु के या जीव के लक्षण होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। मान लो बंदर का पेड़ पे चढ़ना, वो क्या है? उसके लक्षण है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो फिनोटाइप्स उसे कहेंगे बेटा जो जीवों में या जंतु में प्रत्यक्ष रूप से देंगे। ये पूरे क्लास का यही सार है, यही क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखो, एक तो फिनोटाइप्स क्या चीज़ है वो हमको पता चल गया, जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। एक क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन यहाँ, 10 क्वेश्चन हो गए 3 लाइन में। अगला एक तो हमने फिनोटाइप्स देखा, अब हम देखेंगे जीनोटाइप्स। क्या? जीनोटाइप। जीनोटाइप जो है जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं। किसके? जीवधारियों के। जीव जो होता है ना, जो जंतु उंतु इत्यादि मानव होना, तो जीवधारी के जो अनुवांशिक संगठन या जेनेटिक जो कहना चाहिए कि कॉम्बिनेशन है, जो संगठन है, उसको जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि
कारकों का बना होता है। जो कि किसका बना होता है? तो बस कारकों का बना होता है। विभिन्न प्रकार के जो कारक मैं पिछले क्लास में पढ़ाया हूं ना, उन सभी कारकों का मिल करके बना होता है। और वहीं जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं। जो विभिन्न प्रकार के मैं कारक पिछली क्लास में बताया हूं, उसी से मिलकर बना रहता है, वो जीनोटाइप है। जबकि फिनोटाइप वह है जो प्रत्यक्ष रूप से जीव में लक्षण दिखाई देते हैं। तो इन सब चीज में कंफ्यूज मत होना, बस ये याद रखना, मेंडल के नियम में पूछेगा निम्न में से कौन सा मेंडल का नियम था? प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, बस ये नाम याद रखना। दूसरा, ये जो मैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स बताए हैं, उसी से पूरा क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो याद रखना, इन 4-5 जो पॉइंट्स मैं बताया हूँ, उसको शिद्दत के साथ में, ईमानदारी के साथ में तुमको इस नोट को आपको दिमाग में रखना है। इसी से क्वेश्चन आपका बनता है ना। 3 क्वेश्चन ऊपर, 3 क्वेश्चन नीचे, एक 4 क्वेश्चन, एक 5 क्वेश्चन, 3 3 6 7 8, यहाँ पे देखो 8 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ पे बन रहे हैं, खाली ये 3 लाइन में। इसी से पूछा जाता है। और ये सब तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। ये तो वैसे भी नीट का, IIT JEE के समय का कॉन्सेप्ट है, जिसको जानना तो जरूरी है, लेकिन परेशान होना या इसमें घूमना ज़्यादा जरूरी नहीं है। स्मार्ट तरीके से स्टडी करो, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, बस उसको पकड़ो। और बायोलॉजी में इतना ज़्यादा मैं डीपली घुस तो रहा हूँ ताकि ज़िंदगी में तुमको अलग से बायोलॉजी पढ़ना ना पड़े, लेकिन तुमको परेशान नहीं होना है। कुछ सेगमेंट बायोलॉजी के नहीं समझ आते, कारण उसके फंडा में घुसना पड़ेगा। और अगर आप बायोलॉजी का नीट मेरे से तैयारी करते तो मैं उसमें फंडा में भी घुस जाता, लेकिन यहाँ पे दिमाग का यूज़ करना है, दिल का यूज नहीं करना है, ठीक है। दिमाग का यूज़ करो, उतना पढ़ो जितना ज़रूरत है उस टॉपिक से, क्या छोड़ना है ये सीखो पहले, ठीक है। उम्मीद है कि इस कठिन टॉपिक में मैंने बेसिक जो चीज़ें समझाया वो आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा।